यह बात सोचिए कि नागपुर एक अपवाद है। नागपुर मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो अब पूरे देश पे अपनाया जा सकता है। क्योंकि हमने क्या देखा दोस्तों, नागपुर के सांप्रदायिक टकराव में, वहां पर सांप्रदायिक टकराव हुआ एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो कि 300 साल पुराना है। एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आग में घी डालने का काम किया। क्योंकि औरंगजेब की कब्र हटाने की बात तो उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार कही, जिसमें एक बार यही बात उन्होंने विधानसभा में कही थी। कहने का अर्थ साफ है दोस्तों, जो हमने उत्तर प्रदेश की बहराइच और बाराबंकी में देखा, जहां मस्जिद के सामने अश्लील नारे लगाए जा रहे थे, और अब नागपुर जिसका कोई बहुत लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है सांप्रदायिक माहौल का, वहां पर हालात को खराब कर दिए गए और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसमें एक अहम किरदार निभाते हुए दिखे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई एक फिल्म आई थी छावा, उसकी वजह से यह सब हो रहा है। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछना चाहिए कि छावा का प्रमोशन तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। इस फिल्म का प्रचार प्रसार खुद प्रधानमंत्री कर रहे थे। उसे एक महान फिल्म बता रहे थे, एक ऐसी फिल्म जिसके लिए उसके डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने माफी मांगी, एक ऐसी फिल्म जो हमारे सामने आधा अधूरा सच पेश करती है, एक ऐसी फिल्म जिसका सिर्फ यह मकसद था कि हिंदू मुस्लिम किया जाए और उसके अलावा कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात, आज विपक्ष कुछ सवाल पूछ रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या महाराष्ट्र को मणिपुर में तब्दील करने की बात की जा रही है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, विपक्ष जो यह आरोप लगा रहा है उसके आरोप में जमीन है, और मैं आपको बताता हूं कैसे। यह निराधार आरोप नहीं है। याद कीजिएगा, लोकसभा चुनावों से पहले इस भड़काऊ टी राजा सिंह को मैदान में उतार दिया जाता है। यह महाराष्ट्र की गली गली घूमता है माहौल को भड़काने के लिए। कुछ जगहों पर सांप्रदायिक टकराव भी होता है। और यह कहां हो रहा था? यह हो रहा था महाराष्ट्र में, जो कि देश की वित्तीय नब्ज है, फाइनेंशियल हब है। वहां पर हालात को बद से बदतर किए जा रहे थे। यह क्या बतलाता है कि नागपुर मॉडल और इससे पहले वही अपनाया गया उत्तर प्रदेश में, चाहे संभल हो, बहराइच हो, बाराबंकी में, और अब वही मॉडल अपनाया जा रहा है नागपुर में। मैं आपके सामने 3 तस्वीरें पेश करना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले सतीश आचार्य का एक कार्टून देखिए। भारतीय जनता पार्टी का नेता हाथ में कुदाल लिए देश के भविष्य, देश के युवा, देश के बच्चे को पीछे लेकर जाना चाहता है, और देश का जो युवा, देश का जो बच्चा है वो फ्यूचर की तरफ, यानी भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है, विकसित भारत की तरफ इशारा कर रहा है, मगर भाजपा का नेता उसे पीछे लेकर जाना चाहता है। सजित कुमार का यह कार्टून देखिए। इसमें लिखा हुआ है, बेरोजगार युवा, महाराष्ट्र सरकार को तुम्हारी जरूरत है। आप जानते हैं सजित कुमार का यह कार्टून क्यों फनी है, क्यों इसमें हास्य है? हास्य इसलिए है क्योंकि 60 और 70 के दशक में अमेरिकी सरकार इसी तरह से अपने युवाओं को कहती थी कि अमेरिका, अंकल सैम नीड्स यू। जब वियतनाम के साथ युद्ध चल रहा था तो इसी तरह से प्रोपेगेंडा के जरिए लोगों को सेना में भरा जाता था। अंकल सैम नीड्स यू। आज जो बेरोजगार युवा है उसे इन मुद्दों में भटकाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए। यहां पर जो लोग हुड़दंग कर रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग बहादुर शाह जफर की तस्वीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, शायद उसे जला रहे हैं। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है वो जानते हैं कि बहादुर शाह जफर और औरंगजेब में जमीन आसमान का फर्क था। औरंगजेब ने चाहे हमारे गुरु तेग बहादुर हों या फिर छत्रपति संभाजी महाराज, उन्हें टॉर्चर देकर मौत की घाट उतारा, मगर बहादुर शाह जफर के जो बच्चे थे उनकी आंखों के सामने अंग्रेजों ने उन्हें मौत की घाट उतार दिया और फिर रंगून की एक जेल में कैद कर दिया। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मगर ये युवा जो बुरी तरह से ब्रेन वॉश्ड हैं, वो बहादुर शाह जफर की तस्वीर को जला रहे हैं या उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसका इस्तेमाल किया जा रहा है प्रदर्शन में। यह क्या बतलाता है दोस्तों? यह बतलाता है कि यह सब एक नागपुर मॉडल का हिस्सा है जिसे पूरे देश में अपनाया जाना है। और यह नागपुर मॉडल क्या है? इस नागपुर मॉडल के अंदर हर जगह पर इसी तरह से ऐतिहासिक मुद्दों पर तनाव पैदा किया जाएगा, बहुत ज्यादा जानमाल का नुकसान नहीं होगा और जनता लगातार बटी रहेगी।
हिंदू लगातार डरा रहेगा, भड़का रहेगा और स्वाभाविक सी बात है भारतीय जनता पार्टी की वोटों की खेती होती रहेगी। मगर यहां विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि क्या आप महाराष्ट्र को मणिपुर में तब्दील कर देना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात, विपक्ष यह भी सवाल पूछ रहा है कि अगर यह सब अफवाहों के चलते हुआ, क्योंकि मुसलमानों को क्या पता चला कि धार्मिक ग्रंथ कुरान को जला दिया गया। हालांकि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता एक कपड़ा है जिसमें कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई थी, उसे नुकसान पहुंचा रहे थे। यह बात हकीकत है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर अफवाह फैली तो बड़ा प्रश्न, मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो सामने आए और इन अफवाहों को दूर करें? मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि छावा की वजह से हो रहा है, तो आपने क्या छावा के प्रदर्शन पर रोक लगाई? नहीं, क्योंकि छावा का प्रचार प्रसार स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एक ऐसी फिल्म जो हमारे सामने झूठ परोसती है, नफरत परोसती है। इसके जिम्मेदार न सिर्फ लक्ष्मण उतेकर जो कि डायरेक्टर हैं, बल्कि विकी कौशल भी हैं जो इस तरह की फिल्मों में अभिनय करते हैं, बार बार करते हैं और लगातार करते हैं। मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुने आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं, कि अगर अफवाह फैली तो मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे और किस तरह से वो चेतावनी दे रहे हैं कि सारा प्लान है महाराष्ट्र को मणिपुर में तब्दील करने का। आपको समझना पड़ेगा कि आदित्य ठाकरे ये बात क्यों कह रहे हैं। आदित्य ठाकरे ये बात इसलिए भी कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट्स, कई परियोजनाओं को गुजरात के सुपुर्द किया गया है। और आपको याद होगा महाराष्ट्र के चुनावों में यह एक मुद्दा था, मगर आज सारा खेल मुद्दा भटकाने का है। और जब आप मुद्दा भटका रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप देश की वित्तीय नब्ज यानी महाराष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देश के युवा, देश के बच्चे को पीछे ले जाना चाहते हैं हाथ में कुदाल लिए, ताकि वो सिर्फ खुदाई करे और भविष्य की तरफ ना देखे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह सब कहां हुआ? यह हुआ नागपुर में, जो कि आरएसएस का गढ़ है। यह कहां हुआ? यह हुआ वहां जहां पर देवेंद्र फडणवीस विधायक हैं। यह वहां हुआ जहां नितिन गडकरी सांसद हैं, यानी डबल इंजन की सरकार, एक नहीं कम से कम तीन चीजें, केंद्र का सांसद, विधायक और आरएसएस का गढ़। फिर भी यह सब हो रहा है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इस आग में घी डालने का काम किसी और ने नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात तो इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन बार कही, जिनमें एक विधानसभा में भी यही बात कही थी। और आपको समझना पड़ेगा कि देवेंद्र फडणवीस ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में उनकी प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, उनका कंपटीशन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ है। बिल्कुल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की शख्सियत पर आज भाजपा का हर मुख्यमंत्री अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा है। इन चेहरों पर गौर कीजिए, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्व शर्मा, मोहन यादव, ये तमाम जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, इसी तरह की भड़काऊ बातें कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस पर आपको गौर करना पड़ेगा, इनके पहले कार्यकाल में वो इस तरह के विवादास्पद बयान बिल्कुल नहीं देते थे, मगर अब इस कार्यकाल में इसी तरह की भड़काऊ बातें करना। वोट जिहाद की बात किसने की थी बताइए? देवेंद्र फडणवीस ने। महाराष्ट्र चुनावों से पहले वोट जिहाद की बात करना, मगर समानांतर तौर पर क्या हो रहा था? वोट जिहाद नहीं हो रहा था दोस्तों, समानांतर तौर पर पिछले 5 महीनों में महाराष्ट्र में इतने वोटर जोड़ दिए गए जो पिछले 5 साल में नहीं जुड़े थे। और याद कीजिएगा, यही मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था। मगर फिर राहुल गांधी ने जब वो 3 सवाल उठाए थे कि पिछले 5 महीनों में वोटर्स कैसे बढ़ गए, उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो वोटर्स की आबादी है वो राज्य में वयस्कों की आबादी से ज्यादा है। उन्होंने यह भी पूछा कि कांती विधानसभा में जितने नए वोटर्स, करीब 35,000 वोटर्स जुड़े, वो सब के सब भाजपा के पास कैसे चले गए। ये सवाल जब राहुल गांधी उठा रहे थे, जिनके जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है, अब वो जाकर कह रहे हैं कि हम आधार कार्ड को एपिक नंबर से जोड़ेंगे, यानी कि आपके वोटर आई कार्ड में जो 10 डिजिट्स का नंबर है उसके साथ जोड़ेंगे। अब जाकर वो बयान दे रहे हैं। यह मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था, महाराष्ट्र में चुनावी धांधली का मुद्दा उठाया था, मगर उन चुनावों में देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद की बात कर रहे थे और अब औरंगजेब की बात कर रहे हैं। मानो
राज्य के सामने कोई मुद्दा ही नहीं है। आप और हम सब जानते हैं दोस्तों कि किस तरह से मुंबई की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है। आप और हम सब जानते हैं कि टी राजा सिंह जैसे नेताओं की वजह से गली गली सांप्रदायिक माहौल बन रहा है। आप और हम सब जानते हैं कि किसान आए दिन आत्महत्या कर रहा है, और यह खबर मैंने आपको दिखाई थी। सबसे पहले यह खबर मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरह से एक किसान ने आत्महत्या कर दी। क्यों? क्योंकि उसे खेती के लिए पानी नहीं दिया गया, और यह व्यक्ति एक अवार्ड विनिंग किसान था जिसे पुरस्कृत किया गया था, उसने आत्महत्या कर ली। इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, ताकि आप नौकरी ना मांग सकें, इन तमाम मुद्दों में आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। इसलिए सतीश आचार्य का यह कार्टून बहुत मायने रखता है। आज पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये सवाल उठा रहे हैं कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि हालात क्या हैं? जहां पर यह दंगा हुआ है वहां आरएसएस का मुख्यालय है। कहीं ना कहीं आरएसएस की सोच पर प्रहार कर रहे हैं यहां उद्धव ठाकरे। वो ये बात क्यों कह रहे हैं, इसके क्या मायने, कुछ देर बाद मगर उद्धव ठाकरे के इस बयान के क्या मायने हैं बताऊंगा। मगर उससे पहले आप सबसे अपील दोस्तों, सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। अपने मोबाइल फोन पर मेरे चैनल पर जाइए और खुद कार्यक्रम देखिए। जी हां, खुद कार्यक्रम देखिए दोस्तों, और मेरे हाथ को मजबूत कीजिए, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो उद्धव ठाकरे यहां पर आरएसएस का क्यों जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि आरएसएस को समझ में आने लगा है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है कि मुद्दों पर भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती। यही वजह है कि माहौल को भड़काया जा रहा है। यही वजह है कि नागपुर तक को नहीं बख्शा गया। वो नागपुर जो अब तक शांतिपूर्ण रहा, वो नागपुर जिसमें सांप्रदायिक समरसता की ढेरों मिसाल हैं, उससे तक नहीं बख्शा जा रहा है। इसलिए आरएसएस पर हमला किया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस भी जानते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी के बाद कौन, इसके लिए उन्हें खुद को एक दावेदार के तौर पर पेश करना पड़ेगा। इस वक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस दौड़ में सबसे आगे हैं और सब उनकी नकल कर रहे हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, मोहन यादव हो, हेमंत बिस्व शर्मा हो। सब उसी तरह का जहर उगल रहे हैं, रोज उगल रहे हैं, लगातार उगल रहे हैं। इन्हें परवाह नहीं है कि ये लोग समाज को किन ज़ॉम्बीज में, किन जिंदा लाशों में तब्दील कर रहे हैं। तमाम राज्यों को इसका क्या नुकसान हो रहा है आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोर्चे पर तरक्की कर रही है। दुनिया भर में बातें हो रही हैं तरक्की की, भविष्य में देखने की, मगर हम पीछे देख रहे हैं। कर्नाटक सरकार में मंत्री खड़गे, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे भी हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया भर में चर्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो रही है, मगर हम औरंगजेब की चर्चा कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा खड़गे ने। The BJP leader should decide whether they want to take the country forward or backward. When the entire world is talking about free trade, when entire world is talking about artificial intelligence, BJP leaders are talking about Aurangzeb. What is this nonsense? By digging up a grave or bringing it down to the ground, what are they going to achieve? ये बात मुझे कांग्रेस के एक नेता से आपको सुनवाने की जरूरत नहीं थी। यह बात मैं अपने मंच पर आपसे कई बार कहता रहा हूं कि हमें भविष्य में देखना है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, 2014 से पहले भारत विश्व गुरु कैसे था? क्योंकि भारत के डॉक्टर्स, भारत के इंजीनियर्स, भारत के आईटी प्रोफेशनल्स, भारत के वैज्ञानिक दुनिया भर में देश की दस्तक मजबूती से दे रहे थे। सही मायनों में भारत का जो नागरिक है वो विश्व गुरु बना हुआ था। मगर आज विश्व गुरु इस देश में सिर्फ एक आदमी बन सकता है, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस देश का युवा, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनी छाप छोड़ने वाला जो युवा है वो विश्व गुरु माना जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु होते तो जब डोनाल्ड ट्रंप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा अपमान कर रहा था तो प्रधानमंत्री पलट के जवाब देते, जिस तरह से वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने देश का अपमान नहीं सहा था। सामने जेडी वैंस और डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे, मगर साहब मजाल है उसने एक भी शब्द नहीं सुना अपने देश के खिलाफ। हमारे देश के नागरिकों का अपमान किया जाता है, जंजीरों में जकड़कर उन्हें भेजा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मुद्दा तक नहीं उठाते हैं। क्यों?
और फिर भी वो विश्व गुरु। कोलंबिया और मेक्सिको अपने अवैध नागरिकों को वापस लाने के लिए प्लेन भेजता है। उन्होंने इलीगली प्रवेश किया था, मगर इसका मतलब नहीं कि उनका अपमान किया जाए। उन्होंने बेबसी में ऐसा काम किया था। मगर हम लगातार उस तमाशे को देखते रहते हैं जिसमें हमारे नागरिकों का इस तरह से अपमान किया जाता है। हमारे जो सिख भाई गए थे वहां पर, उनकी पगों को, उनकी पगड़ियों को उछाल दिया जाता है। यह सब हो रहा था, मगर विश्व गुरु यह तमाशा देख रहे थे। समझिए दोस्तों, विश्व गुरु के क्या मायने हैं। 2014 से पहले भारत विश्व गुरु था क्योंकि उसका हर नागरिक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनी छाप छोड़ रहा था। हर नागरिक भारत का नुमाइंदा था, भारत का प्रतिनिधि था, और वो विश्व गुरु था। आज भारत की सॉफ्ट पावर को तहस नहस किया जा रहा है। इस तरह की तस्वीरें जहां हम कभी जामा मस्जिद के सामने लेजर शो करते हैं, या फिर बहराइच और बाराबंकी के अंदर अश्लील डीजे के गाने चलाते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम वर्ल्ड कप जीते, हमने एक मस्जिद के सामने से जुलूस निकाला, वहां पर रुक गए और फिर अंदर पटाखे फेंके। और यह कहां हुआ? यह इंदौर मऊ में हुआ। यानी कि हम अपना धार्मिक आयोजन किसी को ताना दिए बगैर नहीं बना सकते। हम भारत को जो जीत मिली है वो भी बगैर किसी को ताना दिए नहीं मना सकते। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो तमाम तस्वीरें जा रही हैं, इससे भारत का कितना नुकसान हो रहा है, आपको इस बात का अंदाजा है? और सबसे बड़ी बात, मैंने क्या कहा आपसे कि भारत की सॉफ्ट पावर को खत्म किया जा रहा है। अब तक हमारी सॉफ्ट पावर क्या थी? हमारा बॉलीवुड की फिल्में। हिंदी फिल्मों में इस कदर डर पैदा कर दिया गया है। क्या आप जानते हैं, बॉलीवुड के अंदर जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनको धमकाया गया है कि आपको कम से कम एक फिल्म साल में ऐसी बनानी है जिससे भाजपा का प्रोपेगेंडा जो है उससे बल मिलेगा। यानी कि उसी तरह की तमाम नफरती फिल्में, चाहे झूठ परोसने वाली केरल स्टोरी हो, या फिर कश्मीर फाइल्स हो, छावा हो, और इसके अलावा कई ऐसी फिल्में आई हैं जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नफरती प्रोपेगेंडा को आगे करना है। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप इस तरह की फिल्में बनाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी क्या फिल्में देखना चाहेगी? बताइए, क्या इससे देश का नाम जो है वो बेहतर होगा, नाम रोशन होगा? यह सवाल किया जाएगा। तो सॉफ्ट पावर को बर्बाद किया जा रहा है। क्यों? ताकि भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ सके, वोटों की खेती हो सके, उसलिए जिसके चलते देश की सॉफ्ट पावर को बर्बाद किया जा रहा है। मैं जो आपसे कह रहा हूं, इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिए दोस्तों। आज यह मत सोचिए कि यह बहस औरंगजेब के अत्याचार, उसकी विरासत को लेकर है। अगर आज की तारीख पे हम औरंगजेब पर बहस कर रहे हैं, देश के अंदर दंगा कर रहे हैं, एक दूसरे से नफरतें कर रहे हैं, तो यह तो औरंगजेब की सफलता हुई ना। वो आदमी जो आज से करीब 300 साल पहले मर गया, वो आदमी जो आज जिंदा भी नहीं है, मगर आज उसे जिंदा कौन कर रहा है? बजरंग दल कर रहा है, देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, यह औरंगजेब की जीत है या नहीं है? यही तो वो क्रूर शासक चाहता था। आज उसके सपनों को साकार कौन कर रहा है, मुझे बताइए। और मैं जो तमाम बातें आपसे कह रहा हूं, यह सही है या झूठ है? मन को खंगालिए, हकीकत को पहचानिए, खुद को बर्बाद मत कीजिए। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।